गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी है हम पैंगोंग से थोड़ा सा दूर मान विलेज में, जो कि पड़ता है चुसूल वाली रोड पर। और ये देखिए क्या शानदार ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। वो देखिए सामने पहाड़ की चोटी पर पड़ रही है सूरज की किरणें, जैसे कोई सोने की रिंग चमकती है वैसे ही ये चमक रहे हैं। और अभी पूरी तरीके से उजाला नहीं फैला है। वक्त है सुबह के 6:45। तो ये देखिए क्या ही शानदार नज़ारा है यहाँ का दोस्तों। सो फाइनली अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से आगे हालने के लिए। तो आज का हमारा टारगेट है उमिंगला ला। तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ से निकलना है दोस्तों पैंगोंग लेक से, और यहाँ से हम जाएंगे सीधा हानले। समय सर तो रुक चलती है। ओ माय गॉड, क्या ब्यूटी है, क्या नज़ारा है, ऑसम। मैं जो देख रहा हूँ, पता नहीं कैमरे में आप वो चीज़ देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो नज़ारा है ना, एक नंबर है भाई साहब, एक नंबर। खूबसूरत, ऑसम ब्यूटी। मतलब इस ब्यूटी के लिए कोई भी शब्द नहीं है। वो ब्यूटी है, जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ वहाँ इस झील को देख रहे हैं। ये झील जो है 13,862 फीट की ऊंचाई पर है, और दिन में ये कई सारे कलर बदलती है। और इसका 60% हिस्सा चाइना के पास और 40% हिस्सा इंडिया के पास है। तो इंडिया के लिए झील बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है, तो यहाँ पर चाइना का और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, और चाइना इंफिल्ट्रेट करता रहता है और हमारे जो ज़मीन है उस पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके आगे उसकी एक नहीं चल पाती है, और मुंह तोड़ जवाब देती है हमारी इंडियन आर्मी। और आज उसी इंडियन आर्मी की वजह से हम यहाँ पे घूम पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर नो एंट्री थी, यहाँ पर आना वर्जित था, क्योंकि एक सिक्योरिटी रीजन था, दूसरा यहाँ पर रोड वगैरह या रास्ता उस टाइम इतना आसान नहीं था जितना कि अब है। तो अब हम यहाँ पर आराम से घूम पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्मी की वजह से। और आगे हम दिखाते हैं कि ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, और चाइना यहाँ पर क्यों हम इसको कब्जा करना चाहता है और उसकी क्यों नहीं चल पाती है, ये बताते हैं हम आगे चल के दोस्तों। तो अभी तो रास्ता बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन पहले ये रास्ता बहुत ख़राब था, क्योंकि यहाँ पर रोड वगैरह या कोई साधन नहीं हुआ करता था यहाँ पर ऐसा कुछ भी। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बीआरओ यहाँ पर काम कर रहा है, रोड बना रहा है, और पूरे लद्दाख में ही रोड का जाल बिछाया जा रहा है। और जो बॉर्डर है एलओसी है हमारी, वहाँ तक पूरी जगह रोड बिछाई जा रही है, जिससे कि हमारी जो रीच हो वो हमारे हर कोने में हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए, हमारी आर्मी के लिए। तो जो चाइना है, जो हम पे बुरी नज़र रखता है, हमारी ज़मीन पे बुरी नज़र रखता है, तो उसकी इस नापाक इरादों को कमज़ोर करने के लिए या नेस्ता नाबूद करने के लिए हमें ये स्ट्रेटजी अपनानी है, और हर जगह 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 अपने इन रोड को लेके जाना है, और हमें वहाँ पर रीच करनी है। तो अभी हम जाएंगे चुशुल होते हुए हानले दोस्तों।
तो नाइट में हमने जहाँ स्टे किया था तो वहाँ के जो ऑनर थे वो आर्मी पर्सन थे, तो उनसे रात हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने इस जगह के बारे में हमें बताया था। और वैसे तो हमने कई किताबों में या सुन ही रखा था 1962 के वार के बारे में, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रीफ करके हमको बताया। और ये भी बताया कि चुशूल से थोड़ा सा आगे रिजांगला मेमोरियल वार बना है, जो हमारे वीर शहीद थे, अहीर वीर, जिन्होंने हमारे इस टेरिटरी को बचाया है चाइना से अपनी वीरता से, और देश के ऊपर अपने प्राण निछावर कर दिए और अंतिम सांस तक लड़ते रहे और वीरता का अदम्य परिचय दिया। तो ये जगह उनकी गाथाओं से भरी पड़ी है दोस्तों। तो अंदर से देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही है, जो ब्लड है वो नसों में दौड़ रहा है ये चीज़ें सुन सुन के, और जिज्ञासा बढ़ रही है कि कैसे करके हम वहाँ जाएं, देखें वो जो चीज़ें हमने सुनी हैं तो वो रियल में कैसी हैं, क्या है वहाँ ऐसा। उनकी बातें सुन के लगा कि आज जिस जगह हम घूम रहे हैं ना दोस्तों, तो ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं, इसमें हमारे वीर जवानों का बलिदान शामिल है, जिनकी वीरता की वजह से आज हम इस टेरिटरी में बड़े आराम से बेखौफ घूम रहे हैं। 1962 बार आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था। तो ये वही टेरिटरी है, वही जगह है जहाँ पर हमारे देश के वीर जवान बहादुरी से लड़े थे, और यहाँ पर उनको धूल चटाई थी। हजारों की संख्या में उनके सैनिकों को मारा था हमारे देश के वीर जवानों ने, मुट्ठी भर वीर जवानों ने। तो ये उन्हीं मुट्ठी भर वीर जवानों की शौर्य गाथा है यहाँ इस मिट्टी के कण कण में, और आज यही उन्हीं की वीरता की वजह से हम यहाँ पे बड़े आराम से इस प्रकृति का नज़ारा लेते हुए घूमते हुए जा रहे हैं, बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए। तो दोस्तों एक बार आप यहाँ पर आइएगा ज़रूर, क्योंकि आगे अभी एक वार मेमोरियल है 1962 का, वहाँ भी हम चलेंगे जो चुशूल से आगे है। तो बस चुशूल आने ही वाला है, और थोड़ी ही दूरी पर चुशूल है। चुशूल से फिर थोड़ा सा ही आगे रिजांगला मेमोरियल वार है, तो वहाँ पर हम चलेंगे और जानेंगे अपने देश के वीर जवानों के बारे में दोस्तों। तो बने रहिए ब्लॉग में। पीछे से इधर जाना सर। हाँ ये कौन सा गांव है? चुशुल। कैन ले आओ, पूरी कैन ले आओ, सब ले लेंगे, सब ले लेंगे, कैन ले आओ, क्यों ले आओ। हाँ तो चुशूल में हमने टैंक को करवा लिया है फुल, और साथ में एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी कर लिया है, क्योंकि आगे का पता नहीं कहाँ फ्यूल मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि जगह आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है दोस्तों। और यहाँ से कम 150 किलोमीटर की दूरी तक कुछ भी नहीं है, एक परिंदा भी नहीं है जहाँ पे हमें कुछ मिल जाए, कुछ नहीं।
हम हैं रिजांगला मेमोरियल में, और ये जो मेमोरियल है मेजर शैतान सिंह की याद में बना, जिन्होंने जो कि परमवीर चक्र विजेता भी हैं और 1962 की वार में एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई थी, और इस जगह को उन्होंने सुरक्षित किया था अपनी अदम्य बहादुरी और साहस से। ये कुछ इस तरह का नज़ारा रहा होगा वार के टाइम का। ये हमारे वीर जवान अपनी पोजीशन पर, और ये उनके असले गोले बारूद जो कि वो यूज़ करते हैं युद्ध के दौरान। एक रियल सीन क्रिएट किया गया है किस तरीके से यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई होगी, इस पोस्ट को बचाया गया होगा, कितनी भीषण लड़ाई यहाँ लड़ी गई होगी। आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये देखिए परमानंद, फोटो खींचो, एक फोटो खींचो परमानंद। यार आईडी दिखानी पड़ेगी। कैसे सामने वो जो पहाड़ देख रहे हैं ऊपर छोटी सी, वहाँ पर लड़ाई हुई थी। वो है रिजांगला पहाड़ी जिस पर ये वार हुई थी, और ये इस पूरी टेरिटरी में जबरदस्त भीषण वार हुई है। ये कहानी है रिजांगला की। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रिजांगला की लड़ाई याद करके थर्रा उठता है। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशूल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित डेरा कमान को चुशूल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में डेरा कमाओं ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशूल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशूल में एकत्रित हो गई। यहीं चुशूल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशूल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की। रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है।
विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद के नेतृत्व में नंबर 8 प्लाटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लाटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत फ्री लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड टू में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी पेट्रोल कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारी नंबर 7 और नंबर 8 पेट्रोल पर सामने से हमला बोल दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुख खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थे। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रखे हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लाटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंह राम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पे पटक पटक कर मार डाला। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस प्लाटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लाटून नंबर 9 की ओर मोड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार उड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर हंसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह पूरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े। भारत मां की जंग अपने प्राणों की
16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1300 सैनिक चीन के अखबारों में भी भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन अकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक विशिष्ट सेवा मिली, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। इस युद्ध की स्मृति में कठिन कमाओं की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के बाद रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है। इसके प्रांगण में आहेर गांव उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के वीर सुपुत्रों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एन. रैना द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजांगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम दया नहीं करेंगे। जय हिंद, जय हिंद की सेना।